ओके, तो लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ईसीआई। ईसीआई जो है वो इलेक्शन का डेट और टाइम डिसाइड करता है। ठीक है ना, वो एक पूरी एक मशीनरी होती है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंटली मैंडेटेड टर्म ऑफ लेजिस्लेचर एंड्स विच इज़ 5 years, तो लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो जाती है और उसके री इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं। तो जब ऐसा टाइम आता है तो इलेक्शंस जो ईसीआई है वो सारे इलेक्शंस कब होने वाली हैं, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, फेस्टिवल्स वगैरह, ये सब कुछ देख के, वेदर कंडीशंस भी देखकर, ये सारे फैक्टर्स देखकर वो एक डेट डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, ईसीआई रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज। वो पॉलिटिकल पार्टीज को उन रजिस्टर करवाता है, उनको सिंबल एलोकेट्स कराए जाते हैं। प्लस ईसीआई ऑल्सो एक्ट्स एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी इन एड्रेसिंग डिस्प्यूट्स, यानी सबके लिए एक जैसा, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है वो अनबायस्ड होते हैं ईसीआई। कोई भी गवर्नमेंट पार्टी उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। Every year, 25 January is celebrated as a National Voters Day, and there is a voters pledge that goes as follows. Once just give it a read. उसके बाद ईसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। फॉर इलेक्शंस टू बी मीनिंगफुल, एंटायर प्रोसेस बिना करप्शन के, बिना, बहुत फेयरली होना चाहिए। अगर एक फेयरनेस इंश्योर नहीं कर सकती कोई इलेक्शन कमेटी, तो पब्लिक जो है वो, पीपल जो है वो, दे लूज देयर कॉन्फिडेंस। सो कंसिडर सिचुएशंस इन विच कैंडिडेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फेवर्स। आपको कुछ पर्सनल फेवर्स, कुछ पैसे या कुछ भी और दे दिया जाए कि आप हमें ही वोट करना, वोट्स एक्यूरेटली काउंट ना हो, या कुछ पार्टिसिपेंट्स को डिफिकल्टीज आए इन देयर राइट टू वोट, कि वो वोट ही ना देने जा पाए, एक्सेसिबिलिटी इश्यूज आए कि वो वोटिंग साइट तक पहुंच ही नहीं पा रहे, ऑल्दो इलेक्शंस में बी हेल्ड, उनका डेमोक्रेटिक वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सो इसलिए ईसीआई fulfills this very important responsibility. Now ECI has taken several initiatives to make the process more inclusive, कि सब उसमें इंक्लूड हो पाए, सब आके वोट दे पाए। ये इन इनिशिएटिव्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी असिस्टेड इंक्लूजन्स होनी चाहिए, कि टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्लूजन्स, जो डिसेबल हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, या जो पार्शली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पीवीटीजीज, वो सब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाए, वो सब वोट दे पाए। 2024 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैक्सिमम पर्सन्स जो 85 अबव ईयर्स के थे या जो डिसेबिलिटीज के साथ थे, उन्होंने भी आके वोट दिया था। इट वाज अ बेंचमार्क। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐप्स के बारे में बताया गया है जो हमें हेल्प करती हैं, जैसे सुविधा एक ऐप है जो फॉर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, सारे मतलब नॉमिनेटेड रिलेटेड फॉर्म्स, अपडेट, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। वो यहाँ से अपनी जो परमिशंस है मीटिंग की, लाउड स्पीकर्स की, वो परमिशंस भी वो इसी ऐप के थ्रू ले सकते हैं। फिर है ईरोनेट। ईरोनेट जो है वो सारे फॉर्म्स वगैरह भरना, डेटाबेस, वो सब फैसिलिटेट करती है। फिर है सुगम। सुगम जो ऐप है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वो सारे फॉर मैनेजिंग व्हीकल्स डाइवर्टेड, कि अगर कोई व्हीकल्स का रूट आपको बदलना है, या ऑल डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी इलेक्शन डिपार्टमेंट है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स, ड्राइवर के कॉन्टैक्ट, फ्यूल अलॉटमेंट, ये सब कुछ करती है। फिर है ईटीपीबीएस, वो तो हमने देख ही लिया, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। वो सर्विस वोटर्स के लिए जिनके जॉब्स हैं, वो वोट करने नहीं आ सकते, तो वो पोस्टल बैलेट्स के थ्रू वोटिंग कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप, के मल्टीपर्पज ऐप है, हर तरीके, किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम आ रही है, रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, तो आप ये वोटर हेल्पलाइन ऐप पे जाके भी अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। सक्षम ऐप है। द ईसीआई हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन नीड फॉर ईजिंग द वोटर आइडेंटिफिकेशन। तो मतलब जो वोटर वोट देने आ रहा है उसके रजिस्ट्रेशन वहां पर होना चाहिए, ताकि उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। और जिनकी कोई डिसेबिलिटी है, तो उनको कस्टमाइज सर्विस, जैसे उनको घर से इलेक्शन तक, जहाँ वोट हो रही है वहां तक लेकर आना, और फिर स्पेशल छोड़ने भी जाते हैं। फिर सिविल विजिल ऐप। विद दिस ऐप वोटर्स कैन रिपोर्ट एनी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस, अगर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस हो रहे हैं, और विद इन मिनट्स ऑफ विटनेसिंग दैम, उनको वहां पर रिपोर्ट करना होती है, तो फ्लाइंग स्क्वाड वहां पर आ जाती है, ताकि वो मिसकंडक्ट को रोकने के लिए। तो ये सारी एप्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में आएंगी आपके, यू हैव टू प्रिपेयर देम टू कैरी आउट इट्स फंक्शन सच एज इलेक्टोरल रेट्स अपडेट करना, नॉमिनेशन की कैंडिडेशन भरना, लॉ इन्फोर्स करवाना, काउंटिंग ऑफ वोट्स। ईसीआई मेक्स एक्सटेंसिव वोट कम वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और ई गवर्नेंस, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है।
नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम IEVP। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ऑफ द ECI फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट विद इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ अदर कंट्रीज। तो ECI है साइन मेमोरेंडम्स, मतलब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं विद 28 EMBs, मतलब एंड 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेमली द इंटरनेशनल फाउंडेशन, IFES। इन सबके फुल फॉर्म्स आप अलग से एक लिस्ट बना लो, बिकॉज ये आएंगे एग्जाम में और इन सबके फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए। ये IFES, IDEA, ये सब और यूनाइटेड नेशंस, ये 3 इंटरनेशनल बॉडीज हैं, प्लस अलग से इलेक्शन बॉडीज हैं, 28 EMBs हैं। इनके साथ ECs का एक अलाइनमेंट है, ताकि वहाँ की जो चेंजेस आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम अपने इंडिया में भी जो है वो इंक्लूड कर सकें। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पब्लिक ओपिनियन बनाती हैं, वो कैंपेन रन करती हैं, उनके कुछ एजेंडाज होते हैं, जिनके नेशनल लेवल पार्टी अगर कोई एजेंडा या वो दे रही है, तो लोगों को एक विश्वास होता है कि हाँ, उनकी कही हुई बातें जो हैं या जो उन्होंने एजेंडा उठाया है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व होंगी। ऑफर्स चॉइसेस, वोटर्स को एक मीनिंगफुल चॉइस मिलती है। एनेबल वोटर्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस, वो इलेक्शंस वोटिंग करते वक्त वो जो है वोटर्स जो है वो अच्छे से प्रॉपरली डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरीके से उनको किस पार्टी को किस वोट देना है, किन बेसिस पे। अगर एक इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल खड़ा हो जाए इलेक्शन में, उसके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है या कुछ ऐसे नहीं है, तो लोग उस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज्यादातर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रोल जो है वो फॉलो करती है किसी भी ओपिनियन को फॉर्म करने में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेक्शन। डिफेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डिफेक्शन क्या चीज़ है? कई बार हमने देखा है दैट जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो पार्टी को मतलब थोड़े टाइम बाद अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाते हैं। तो इस तरीके से तो पार्टीज बहुत अनस्टेबल रहेंगी। अगर बहुत सारी पार्टी है तो कोई भी लीडर जो है वो सिंपली विल मूव आउट, वो अपनी पार्टी से चला जाएगा और उसको सीट मिल गई, वो अपनी सीट लेके टिकट लेके किसी और पार्टी के पास चला जाएगा, किसी ने ज़्यादा पैसे दे दिए तो। इस चीज़ को बोलते हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब टू अबैंडन और स्विच फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी अंडर हुज बैनर कैंडिडेट वाज इलेक्टेड। पहले आप एक पार्टी से इलेक्ट हो जाओ, फिर अपनी टिकट लेकर किसी और पार्टी के पास जाओ, तो ये चीज़ गलत है। इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ वो होता है जिसके अंतर्गत अगर किसी ने ऐसा किया, ये एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट यानी जब भी किसी लॉ को बदला जाता है तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। एक प्रॉपर एक्ट बनाया जाता है कि अच्छा ये लॉ आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस लॉ को चेंज कर रहे हैं। इस लॉ को इसलिए बनाया गया था ताकि हम डिफेक्शन को प्रिवेंट कर सके। इफ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली voluntarily gives up the party membership or votes against a party instruction, the member can be disqualified। फिर वो अपनी सीट ही खो देगा। स्पीकर और चेयरमैन जो है वो डिसाइड करेंगे कि उसके साथ जो है वो क्या करना है। Moving ahead, we have criteria for the national state party recognition. Very important question. Again, a very important question. क्राइटेरिया कि अगर एक पार्टी को स्टेट पार्टी बोला जा रहा है तो क्या क्या कंडीशंस हैं। सिक्योर्स नॉट लेस देन 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड एट जनरल इलेक्शन। जब भी लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस हों तो अगर उस पार्टी के 6% से कम, मतलब 6% या 6% से ज़्यादा वोट्स उसको मिले होने चाहिए, और कम से कम भी लेजिस्लेटिव असेंबली में उसने 2 सीट्स कमा ली हैं। और सेकेंड पॉइंट, सिक्योर्स नॉट लेस देन 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड एट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट कंसर्न। और उसके बाद एटलीस्ट एक सीट लोकसभा में है फ्रॉम द स्टेट कंसर्न, इतना होना चाहिए। या फिर विंस एटलीस्ट 3% ऑफ द सीट्स एट जनरल इलेक्शन। लेजिस्लेटिव के जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसके अंदर एटलीस्ट 3% मतलब सीट्स हों उनकी, और यानी 3 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी उनमें से ज़्यादा है।
wins at least one seat in Lok Sabha for every 25 seats or any fraction. हर 25 में से एक सीट उस स्टेट पार्टी की होनी चाहिए. Last point, secures not less than 8% of the valid vote polled in the state at a general election to Lok Sabha. तो ये सारे आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि इन में से एनी वन कंडीशन भी अगर फुलफिल हो जाती है तो वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो सकती है. जो क्राइटेरिया फॉर नेशनल पार्टी के लिए ये है, सिक्योर्स नॉट लेस देन 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स, मतलब कम से कम भी 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, तभी वो नेशनल पार्टी कहलाएगी. और 4 सीट्स भी उसको मिल जाए लोकसभा में, या फिर विंस एटलीस्ट 2% ऑफ द सीट्स इन लोकसभा एंड कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स, कम से कम भी 3 स्टेट्स के कैंडिडेट जो एमएलएज होते हैं वो इलेक्ट हो जाएं. और इट इज़ रिकॉग्नाइज, और ऑलरेडी से ही नेशनल पार्टी तब बनती है या फिर वो पहले से ही स्टेट पार्टी हो. कम से कम 4 स्टेट्स में अगर वो स्टेट पार्टी है, मतलब अगर किसी पार्टी ने इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करी हुई है किसी भी 4 स्टेट्स में, तो भी वो नेशनल पार्टी कहलाएगी. Registered unrecognized political parties, these parties that have not secured enough percentage of votes in legislative assembly and parties that have never contested elections since their registration, तो इनको अनरिकॉग्नाइज बोल दिया जाता है. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर. फिर अगला क्वेश्चन है अलायंस का. द ईयर 1967 विटनेस एन एंड टू द एरा. 1967 के बाद इंडिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक सिंगल पार्टी पूरी तरीके से इलेक्शंस जीत गई हो, कभी भी नहीं हुआ. उसके बाद जब से भी इलेक्शंस होती हैं तो हमेशा छोटी पार्टीज या कुछ इंडिविजुअल जो लोग जीत जाते हैं वो बड़ी पार्टीज के अंदर मर्ज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अलायंस. जैसे कि छोटी स्टेट पार्टीज हो जाएं, ऐसे पार्टीज अलायंस करती हैं. जैसे कि 1977 में वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्ड एन अलायंस एज अ जनता पार्टी against the backdrop of national emergency. Janata Party formed the first coalition government at national level, which was popularly known as Janata Government. Since the late 1990s, National Democratic Alliance यानी NDA जो बीजेपी लीड करती है and the UPA United Progressive Alliance led by National Congress until its dissolution and subsequent reconstitution हैव बीन द मेजर पॉलिटिकल अलायंस. मतलब आज तक की हिस्ट्री में जो मेजर पॉलिटिकल अलायंस हो, एक तो ये जनता पार्टी है और एक बीजेपी और यूपीए, इनका जो अलायंस हुआ था. नेक्स्ट है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. इन इंडिया कंडक्टिंग इलेक्शंस फॉर ओवर 9, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन के इलेक्शंस करना, उनके पोलिंग स्टेशंस बनाना, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग सोशियो कल्चर, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों को संभालना है. वो एक चैलेंजिंग टास्क है. फॉर चैलेंजेस सच एज मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, इंटिमिडेशन, ECI addresses them through RPA 1950 and 1951 Model Code of Conduct, EVMs, Voter Verifiable Paper Audit Trail, VVPAT, Voters Awareness Campaign and other measures. तो ये सारे तरीके हैं जिनसे बहुत अच्छे से इलेक्शन कमेटी ये सारे प्रोसेसेस को हैंडल करती है. ये लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द चैप्टर. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, समझ लो, बट इट्स इम्पॉर्टेंट.